अनपब्लिश्ड द साइलेंस आफ्टर नोइंग। कुछ सच्चाइयां इसलिए नहीं छिपाई जाती क्योंकि वे झूठ होती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें जान लेने के बाद जिंदा रहने के लिए चुप रहना पड़ता है। दुनिया ने हमेशा दो तरह की कहानियों को पसंद किया है, एक जिन्हें समझना आसान हो, दूसरी जिन पर हंसा जा सके। और जो इन दोनों के बीच कहीं अटक जाती हैं, उन्हें दुनिया मिथक कह देती है। सदियों से अलग अलग देशों में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग नामों से एक ही तरह की कहानियां सामने आती रहीं। कहीं उन्हें लोक कथा कहा गया, कहीं डरावनी कल्पना, कहीं पागलपन की उपज। किताबों में छपी, ब्लॉग्स में लिखी गईं, पॉडकास्ट में सुनाई गईं, यूट्यूब पर टॉप 10 क्रीपीएस्ट मिथ्स जैसे शीर्षकों में समेट दी गईं। लोगों ने सुना, लोगों ने पढ़ा और फिर हंस दिया, क्योंकि हर कहानी में एक बात समान थी। कोई ठोस सबूत नहीं, कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं, और जो थे भी वे चुप थे। इतिहासकारों ने लिखा कि यह सामूहिक भ्रम था। मनोवैज्ञानिकों ने कहा मास डिल्यूजन। वैज्ञानिकों ने इसे संयोगों की श्रृंखला बताया, और आम लोगों ने बस इतना कहा, अरे डरावनी कहानी है, मजा आता है। लेकिन किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि अगर यह सब झूठ था तो जो लोग इसे झेल चुके थे, उन्होंने कभी सच बताने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों हर उस जगह पर, हर उस गांव में जहां ये कथाएं जन्म लेती थीं, लोग अचानक खामोश हो जाते थे? दुनिया के नक्शे में एक जगह है, छोटी सी, साधारण सी, नाम भी ऐसा जो किसी को आकर्षित नहीं करता। अहल्यापुर। कोई प्रसिद्ध मंदिर नहीं, कोई पर्यटन स्थल नहीं, कोई ऐतिहासिक किला नहीं, बस एक गांव, पहाड़ियों और जंगलों के बीच दबा हुआ, जहां मोबाइल नेटवर्क कमजोर है और रातें कुछ ज्यादा लंबी लगती हैं। सरकारी रिकॉर्ड में अहल्यापुर मौजूद है, जनगणना में उसका नाम आता है, लेकिन अजीब बात यह है कि दशकों से उस गांव पर कोई विस्तृत रिपोर्ट नहीं बनी। जो भी गया उसने बस इतना लिखा, सामान्य ग्रामीण क्षेत्र। पर सामान्य शब्द सच को छिपाने का सबसे आसान तरीका होता है। अहल्यापुर के लोग सामान्य दिखते हैं, खेतों में काम करते हुए, चाय की दुकानों पर बैठे हुए, शाम को मंदिर की घंटी सुनते हुए। लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो एक चीज साफ नजर आती है, वे भविष्य के बारे में बात नहीं करते। न कल की, न परसों की, न अगले महीने की। अगर कोई पूछ ले इस साल बारिश कैसी होगी, तो जवाब मिलता है जैसी होनी होगी। अगर कोई कह दे बच्चे की पढ़ाई का क्या प्लान है, तो कोई मुस्कुराकर बात बदल देता है। और अगर कोई जिद कर ले तो माहौल अचानक भारी हो जाता है, जैसे किसी ने ऐसी चीज छेड़ दी हो जिसे जगाना नहीं चाहिए था। गांव के सबसे बूढ़े आदमी का नाम था हरिशंकर दास। उम्र 80 के पार, कमर झुकी हुई, आंखें ऐसी जैसे बहुत कुछ देख चुकी हों और सब भूल जाना चाहती हों। लोग कहते थे हरिशंकर दास सबसे ज्यादा जानता है, लेकिन हरिशंकर दास कभी कुछ नहीं बताता था। जब कोई उससे गांव के पुराने दिनों के बारे में पूछता, वह सिर्फ इतना कहता, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। और जब कोई भविष्य की बात करता, तो उसकी उंगलियां अनजाने में कांपने लगती। यह कहानी उस दिन शुरू नहीं हुई जब कोई डरावनी घटना घटी। यह कहानी उस दिन शुरू हुई जब एक आदमी हंसते हंसते अहल्यापुर पहुंचा। उसका नाम था आरव मल्होत्रा, शहर का रहने वाला, डेटा एनालिस्ट, मिथकों पर रिसर्च करने का शौक। उसके लिए यह सब पैटर्न थे, डेटा पॉइंट्स, इंटरनेट की बनाई हुई कहानियां। उसे विश्वास था कि
हर डर के पीछे कोई लॉजिक होता है और वह उसी लॉजिक को ढूंढने आया था। जब बस ने अहल्यापुर के कच्चे रास्ते पर आखिरी मोड़ लिया तो ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया। यहां से आगे पैदल जाना पड़ेगा, उसने बिना पीछे देखे कहा। आरव ने हंसते हुए पूछा, क्यों? सड़क खराब है। ड्राइवर ने पहली बार उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक थकान थी। सड़क नहीं, उसने कहा। भविष्य। आरव हंसा। उसने इसे एक और ग्रामीण मजाक समझा। उसे क्या पता था कि अहल्यापुर में लोग मजाक नहीं करते, वे सिर्फ चेतावनी देते हैं और जब कोई सुनता नहीं तो चुप हो जाते हैं। अहल्यापुर में रात अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे उतरती है, जैसे कोई चीज पूरे गांव को ढक रही हो। सूरज ढलते ही पक्षियों की आवाज बंद हो जाती है। हवा चलती है पर उसमें ठंड नहीं होती, बस एक अजीब सी नमी होती है, जैसे किसी बंद कमरे में सांस लेना। आरव को ठहरने के लिए जो कमरा मिला वह गांव के किनारे था। मिट्टी की दीवारें, एक पुराना पंखा जो घूमता कम चरमराता ज्यादा था। कमरे में एक चीज अजीब थी, दीवार पर कोई कैलेंडर नहीं था। आरव ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने बैग रखा और चारों ओर देखा तो समझ आया कि उस कमरे में समय को दिखाने वाली कोई चीज नहीं थी। न घड़ी, न कैलेंडर, न अखबार। यह बात उसे थोड़ी अजीब लगी, पर उसने खुद को समझाया, ग्रामीण इलाका है, क्या फर्क पड़ता है। रात के खाने पर गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए। खाना साधारण था, लोग भी साधारण दिखते थे, लेकिन बातचीत बहुत सीमित। जब आरव ने अपना परिचय दिया, मैं रिसर्च के लिए आया हूं, तो कुछ लोगों ने खाना रोक दिया। किस तरह की रिसर्च? किसी ने बहुत सामान्य आवाज में पूछा। मिथकों पर, आरव ने मुस्कुराकर कहा। पुरानी कहानियां, लोक कथाएं, भविष्यवाणियां। उस शब्द पर भविष्यवाणी, एक बूढ़ी औरत का चम्मच हाथ से गिर गया। आवाज तेज नहीं थी, पर कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। हरिशंकर दास, जो चुपचाप कोने में बैठे थे, धीरे से बोले, यहां उन शब्दों का इस्तेमाल मत करो। आरव ने हंसते हुए कहा, माफ कीजिए, मेरा मतलब। मत करो। हरिशंकर दास ने बात काट दी। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं था, डर भी नहीं, बस एक थकी हुई विनती थी। रात गहरी होती चली गई। लोग एक एक कर उठते गए। कोई देर तक नहीं रुका, जैसे उन्हें पता हो, रात को जितना कम फैलाया जाए उतना बेहतर। आरव उस रात देर से सोया। शहर का आदमी था, अंधेरे और सन्नाटे का आदी नहीं। पंखा घूम रहा था, लेकिन हवा नहीं दे रहा था। और तभी उसे पहली बार लगा कि कमरा बहुत शांत है, इतना शांत कि उसे अपनी सांसों की आवाज भी तेज लगने लगी। उसे लगा कि वह सो गया है, लेकिन सपना किसी सपने जैसा नहीं था। वह उसी कमरे में था, उसी बिस्तर पर दीवार पर अब कुछ लिखा हुआ था। एक तारीख, 17 अक्टूबर। बस तारीख, कोई साल नहीं। आरव ने सपने में भी सोचा, अजीब है। और तभी उसे किसी के रोने की आवाज आई, बच्चे के रोने की। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला हुआ था। बाहर गांव नहीं था, बाहर वही कमरा था, लेकिन टूटा हुआ। जली हुई दीवारें और जमीन पर कई जोड़ी जूते, सभी अलग अलग, जैसे लोग चलते चलते अचानक गायब हो गए हों। फिर वही आवाज, किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाकर कहा,
तुम बहुत देर से आए हो। आरव की नींद खुल गई। वह पसीने से भीगा हुआ था। दिल तेज धड़क रहा था। उसने मोबाइल उठाया, समय देखा, रात के 3:17। वह तारीख 17। उसने हंसकर खुद को समझाया, सबकॉन्शियस माइंड। आरव ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने बैग रखा और चारों ओर देखा तो समझ आया कि उस कमरे में समय को दिखाने वाली कोई चीज नहीं थी। न घड़ी, न कैलेंडर, न अखबार। यह बात उसे थोड़ी अजीब लगी, पर उसने खुद को समझाया, ग्रामीण इलाका है, क्या फर्क पड़ता है। रात के खाने पर गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए। खाना साधारण था, लोग भी साधारण दिखते थे, लेकिन बातचीत बहुत सीमित। जब आरव ने अपना परिचय दिया, मैं रिसर्च के लिए आया हूं, तो कुछ लोगों ने खाना रोक दिया। किस तरह की रिसर्च? किसी ने बहुत सामान्य आवाज में पूछा। मिथकों पर। आरव ने मुस्कुराकर कहा, पुरानी कहानियां, लोक कथाएं, भविष्यवाणियां। उस शब्द पर भविष्यवाणी। एक बूढ़ी औरत का चम्मच हाथ से गिर गया। आवाज तेज नहीं थी, पर कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। हरिशंकर दास, जो चुपचाप कोने में बैठे थे, धीरे से बोले, यहां उन शब्दों का इस्तेमाल मत करो। आरव ने हंसते हुए कहा, माफ कीजिए, मेरा मतलब। मत करो। हरिशंकर दास ने बात काट दी। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं था, डर भी नहीं, बस एक थकी हुई विनती थी। रात गहरी होती चली गई। लोग एक एक कर उठते गए। कोई देर तक नहीं रुका, जैसे उन्हें पता हो, रात को जितना कम फैलाया जाए उतना बेहतर। आरव उस रात देर से सोया। शहर का आदमी था, अंधेरे और सन्नाटे का आदी नहीं। पंखा घूम रहा था, लेकिन हवा नहीं दे रहा था। और तभी उसे पहली बार लगा कि कमरा बहुत शांत है। इतना शांत कि उसे अपनी सांसों की आवाज भी तेज लगने लगी। उसे लगा कि वह सो गया है, लेकिन सपना किसी सपने जैसा नहीं था। वह उसी कमरे में था, उसी बिस्तर पर दीवार पर अब कुछ लिखा हुआ था। एक तारीख, 17 अक्टूबर। बस तारीख, कोई साल नहीं। आरव ने सपने में भी सोचा, अजीब है। और तभी उसे किसी के रोने की आवाज आई, बच्चे के रोने की। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला हुआ था। बाहर गांव नहीं था, बाहर वही कमरा था, लेकिन टूटा हुआ, जली हुई दीवारें, और जमीन पर कई जोड़ी जूते, सभी अलग अलग, जैसे लोग चलते चलते अचानक गायब हो गए हों। फिर वही आवाज। किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाकर कहा, तुम बहुत देर से आए हो। आरव की नींद खुल गई। वह पसीने से भीगा हुआ था। दिल तेज धड़क रहा था। उसने मोबाइल उठाया, समय देखा, रात के 3:17। वह तारीख 17। उसने हंसकर खुद को समझाया, सबकॉन्शियस माइंड। सुनी हुई बातों का असर। लेकिन उसका हाथ अब भी कांप रहा था। सुबह जब वह बाहर निकला तो गांव वैसा ही था जैसा कल था। धूप, लोग, बच्चे, सब सामान्य। आरव ने चाय की दुकान पर बैठकर कैजुअली पूछा, यहाँ कोई खास तारीखें होती हैं क्या? मतलब जिन्हें लोग याद रखते हों? चाय वाला चुप हो गया। पीछे बैठे दो आदमी उठकर चले गए। कुछ देर बाद चाय वाले ने कहा, यहाँ तारीखें याद नहीं रखी जाती साहब। क्यों? उसने आरव की आंखों में देखा। बहुत देर तक। क्योंकि जब तारीख याद रहती है, वह बोला,
तो उसका इंतजार भी रहता है। उसी दिन शाम को आरव ने देखा, एक घर के सामने लोग इकट्ठा थे। कोई रो नहीं रहा था, कोई चिल्ला नहीं रहा था, बस चुप्पी। उसे पता चला, एक आदमी अचानक गायब हो गया था। घर से निकला था, खेत की तरफ गया था और फिर लौटा नहीं। कोई निशान नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस गायब। आरव को अचानक याद आया, सपने में देखे जूते। वह पहली बार नहीं हंसा। उसी रात उसने अपनी नोटबुक खोली और पहली बार लिखा, अगर यह सब झूठ है तो लोग डर क्यों रहे हैं। और उसी पन्ने के नीचे बिना समझे उसने लिखा 17 अक्टूबर। उसने यह नहीं सोचा कि उसने वही तारीख लिख दी है जो उसे सपने में दिखाई गई थी, जब भविष्य खुद को दोहराने लगे। अहल्यापुर में तीसरी सुबह किसी और सुबह जैसी नहीं थी। आरव की आंख तब खुली जब कमरे के बाहर कोई खड़ा था। कोई आवाज नहीं, कोई खटखटाहट नहीं, बस एक एहसास, जैसे कोई बहुत देर से इंतजार कर रहा हो। आरव उठकर दरवाजे तक गया। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन बाहर जमीन पर गीले पैरों के निशान थे। रात को बारिश नहीं हुई थी। निशान दरवाजे से शुरू होकर सीधे गांव की उस पुरानी पगडंडी की ओर जा रहे थे जो जंगल की तरफ जाती थी। वही पगडंडी जहां से कल आदमी गायब हुआ था। आरव ने तस्वीरें ली। उसका दिमाग अब काम करने लगा था। कोई प्रैंक, उसने खुद से कहा, या फिर सामूहिक डर। उसे नहीं पता था कि वह पहली बार कारण खोजने की कोशिश कर रहा था, जबकि यहाँ सिर्फ परिणाम बचे थे। उस दिन उसने हरिशंकर दास से बात करने की ठान ली। बूढ़ा आदमी मंदिर के पीछे बरगद के नीचे बैठा था। आरव ने बिना भूमिका के पूछा, आप लोग भविष्य की बात क्यों नहीं करते? हरिशंकर दास ने उसकी ओर देखा काफी देर तक, फिर कहा, क्योंकि यहाँ भविष्य बात नहीं करता बेटा, यह दिखता है। आरव ने नोटबुक खोली। आपका मतलब विजन्स? नहीं, हरिशंकर दास ने सिर हिलाया। मतलब सजा। पहली सच्ची कहानी। बहुत पहले। वह धीरे धीरे बोलने लगा। यहाँ एक आदमी था, नाम था कालीनाथ। वह भविष्य देख सकता था, पूरी तरह नहीं, बस कुछ हिस्से। गांव ने पहले उस पर भरोसा किया। जब उसकी कही बातें सच होने लगी, फसलें, बीमारियां, मौतें, लेकिन फिर उसने वह देखा जो गांव नहीं देखना चाहता था। उसने कहा, यह गांव बचेगा नहीं। गांव डर गया, और डर जब बहुत बढ़ जाता है तो वह गुस्से में बदल जाता है। लोगों ने कालीनाथ को झूठा कहा, पागल कहा, और एक रात उसे उसी जंगल की पगडंडी पर छोड़ आए। मरा? आरव ने पूछा। हरिशंकर दास ने उसकी आंखों में देखा। नहीं, वह बोला, उसने देखा था कि वह कैसे बचेगा। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। तो श्राप? श्राप कालीनाथ ने नहीं दिया, हरिशंकर दास ने कहा। उसने बस देख लिया था। उस रात आरव को दूसरा सपना आया, या शायद वह सपना नहीं था। वह उसी पगडंडी पर खड़ा था, अकेला। उसके सामने एक आदमी पीठ किए खड़ा था, लंबा, सूखा, चेहरा नहीं दिख रहा था। तुम तारीखें लिख रहे हो? उस आदमी ने बिना मुड़े कहा। आरव कुछ बोल नहीं पाया। यहां जो तारीखें देखता है, वह बोला, वह कभी वर्तमान में नहीं रह पाता।
फिर उसने जमीन पर कुछ लिखा, 21 अक्टूबर, और अचानक सब अंधेरा हो गया। आरव की नींद खुली। उसका दिल तेज धड़क रहा था। मोबाइल देखा, रात के 3:21। अब यह संयोग नहीं था। अगले दिन एक बच्चा गायब हुआ, उसी पगडंडी के पास से। आरव को याद आया, सपने में सुनी रोने की आवाज। उसने पहली बार यह महसूस किया कि वह सिर्फ देख नहीं रहा था, वह शामिल हो चुका था। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, यह जगह भविष्य को सहन नहीं कर पाती। और उसके नीचे अपने आप 21 अक्टूबर। उसने तुरंत लाइन काट दी, लेकिन काटने से पहले उसने देख लिया था, उसके हाथ कांप रहे थे। आरव की सबसे बड़ी गलती उसी शाम हुई। उसने सोचा, अगर यह सब पैटर्न है तो इसे तोड़ भी सकता है। उसने तय किया, 21 अक्टूबर को वह उसी पगडंडी पर जाएगा। अगर भविष्य तय है, उसने खुद से कहा, तो मैं उसे बदल कर दिखाऊंगा। उसे नहीं पता था कि अहल्यापुर में भविष्य बदला नहीं जाता, उसे पूरा किया जाता है। 21 अक्टूबर आने में अभी 4 दिन थे, लेकिन अहल्यापुर में तारीखें कैलेंडर से नहीं आती, वे माहौल में उतरती हैं। आरव ने महसूस किया कि गांव का व्यवहार बदलने लगा है। लोग अब उसे देखकर मुस्कुराते नहीं थे। बातचीत अचानक रुक जाती थी, जैसे वह कोई ऐसी चीज बन गया हो जिसका जिक्र नहीं किया जाना चाहिए। सबसे अजीब बात यह थी कि कोई उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था। कोई चेतावनी नहीं, कोई धमकी नहीं, बस एक थकी हुई स्वीकारोक्ति। पगडंडी, वह पगडंडी दिन में भी सामान्य नहीं लगती थी। घास वहां अलग तरह से उगी थी, पेड़ों की शाखाएं नीचे झुकी हुई थीं, जैसे रास्ता ढकना चाहती हो। और वहां चलते समय हवा हमेशा पीछे से चलती थी। आरव ने यह नोट किया, जैसे कोई धक्का दे रहा हो। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, उसने पहली बार उस पगडंडी पर दिन में कदम रखा। हर कदम के साथ उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी चाल से पहले चल चुका हो। जमीन पर पुराने निशान थे, पैरों के नहीं, घसीटे जाने के, लेकिन कोई लाश नहीं, कोई हड्डी नहीं, बस गायब होने की जगह। उसी शाम हरिशंकर दास खुद आरव के कमरे तक आए। यह पहली बार था। तुम 21 को जाओगे? उन्होंने बिना पूछे कहा। आरव चौंका। आपको कैसे पता? यहां सबको पता होता है, बूढ़े ने कहा, कि कौन कब देखना शुरू करता है। तो आप लोग मुझे रोकेंगे नहीं? हरिशंकर दास हंसे, बहुत हल्की हंसी। हमने कभी किसी को रोका नहीं। वह बोले, और जिसने देख लिया वह रुकता नहीं। आरव ने पूछा, अगर मैं न जाऊं तो? कुछ पल की चुप्पी। तो कोई और जाएगा, हरिशंकर दास ने कहा। भविष्य को रास्ता चाहिए, आदमी नहीं। उस रात आरव को नींद नहीं आई। कमरे की दीवार पर अब 2 तारीखें थीं, 17 अक्टूबर, 21 अक्टूबर। उसने आंखें बंद की, खोली, तारीखें अब भी वही थीं। यह सपना नहीं था। 21 अक्टूबर सुबह से ही गांव असामान्य रूप से शांत था। कोई काम पर नहीं गया, दुकानें बंद थीं, जैसे सब जानते हों आज कुछ पूरा होगा। आरव अकेला पगडंडी की ओर बढ़ा। उसके पीछे कोई नहीं आया, आगे कोई नहीं मिला। रास्ता लंबा नहीं था, लेकिन समय फैलता चला गया। घड़ी देखी,
काम नहीं कर रही थी। मोबाइल देखा, नेटवर्क नहीं। और तभी उसने किसी को देखा, वही आदमी जो सपने में था, पीठ किए खड़ा। तुम समय पर आए हो, आवाज आई। तुम कालीनाथ हो? आरव ने पूछा। वह आदमी मुड़ा। चेहरा आरव का ही था, लेकिन आंखें नहीं थीं, सिर्फ गहराई। मैं वह हूं, उसने कहा, जो तब बनता है जब कोई भविष्य सहन कर लेता है। जमीन हिली। आरव जब अहल्यापुर से निकला तो किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। बस वही बस आई, वही ड्राइवर, वही थकी हुई आंखें। आरव ने बस में बैठते समय पीछे मुड़कर गांव को देखा। अहल्यापुर वैसा ही था, शांत, स्थिर, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन आरव जानता था, यही सबसे डरावनी बात थी। शहर में सब कुछ वैसा ही था जैसा वह छोड़कर गया था। ट्रैफिक, शोर, लोग भविष्य की बातें करते हुए। अगले साल प्रमोशन मिलेगा, 5 साल में घर ले लेंगे, कल की मीटिंग में यह बोलना है। हर वाक्य आरव के कानों में कांच की तरह चुभता था, क्योंकि अब वह जानता था, भविष्य कोई योजना नहीं, एक सजा है। उसने अपना लैपटॉप खोला, अपने पुराने नोट्स पढ़े, मिथक, लेख, हंसी उड़ाते कमेंट्स। अब वे उसे मजाक नहीं लगे। उसे दिखने लगा कि हर कहानी में एक खाली जगह थी, एक ऐसा बिंदु जहां लेखक अचानक चुप हो गया था, जैसे किसी ने उससे आगे लिखने नहीं दिया हो। आरव ने तय किया, वह सब कुछ लिखेगा। अहल्यापुर, कालीनाथ, पगडंडी, तारीखें। उसने एक ब्लॉग लिखा, बहुत तर्क के साथ, बहुत लॉजिक के साथ। लेकिन जैसे ही उसने पब्लिश बटन दबाया, स्क्रीन ब्लैक हो गई। सिर्फ एक लाइन दिखी, कुछ ज्ञान साझा नहीं किया जाता। उसने दोबारा कोशिश की, तीसरी बार, हर बार वही। उसने इसे तकनीकी गड़बड़ी मान लिया। लेकिन उसी रात उसे सपना आया, या शायद यह सपना नहीं था। वह एक कमरे में था, चारों तरफ लोग थे, सबके चेहरे उसके जैसे थे। सब एक साथ बोले, हमने भी यही सोचा था। अगले हफ्ते आरव ने जानबूझकर उन लोगों को खोजा जो ऐसे मिथकों पर काम कर चुके थे। कुछ ने जवाब नहीं दिया, कुछ ने नंबर बदल लिया। एक ने बहुत देर बाद बस एक मैसेज भेजा, अगर तुम्हें तारीखें दिखने लगी हैं तो रुक जाओ। आरव का दिल बैठ गया। धीरे धीरे उसे छोटी छोटी चीजें दिखने लगीं। कोई सड़क हादसा, घंटों पहले किसी का फोन कॉल, उसके बजने से पहले। एक दिन उसने ऑफिस में एक सहकर्मी को देखा, हंसते हुए, और अचानक उसके दिमाग में एक तारीख उभरी, 2 दिसंबर। उसने कुछ नहीं कहा। 2 हफ्ते बाद वही सहकर्मी उसी तारीख को मर गया, हार्ट अटैक। ऑफिस में शोक था। आरव चुप था। उसे समझ आ गया, अब वह वही बनता जा रहा था जिसे गांव ने कभी जंगल की पगडंडी पर छोड़ दिया था। एक बड़े चैनल ने उसके पुराने ब्लॉग का जिक्र किया। इंटरनेट पर एक और डरावनी कहानी। एंकर हंसते हुए बोला। स्टूडियो में ठहाके गूंजे। आरव टीवी बंद कर बैठ गया। उसे याद आया हरिशंकर दास का वाक्य, जो जान जाता है वह बोल नहीं पाता। अब आरव जानता था, श्राप किसी गांव तक सीमित नहीं था।
वह ज्ञान की मात्रा से जुड़ा था, जो जितना देखता गया उतना ही टूटता गया, और दुनिया इसलिए बची हुई थी क्योंकि वह हंसना चुनती थी। अविश्वास इंसान का आखिरी बचाव था। उस रात आरव ने अपनी नोटबुक खोली। आखिरी पन्ने पर लिखा, अगर तुम यह पढ़ रहे हो और तुम्हें यह कहानी बस एक कहानी लग रही है तो खुश रहो। इसका मतलब है कि भविष्य ने तुम्हें अभी चुना नहीं है। नीचे एक तारीख अपने आप उभर आई, आज की। आरव ने तय किया था कि वह अब कुछ नहीं लिखेगा, न ब्लॉग, न नोट्स, न रिकॉर्डिंग, क्योंकि उसने समझ लिया था लिखना भी एक भविष्य बनाता है। लेकिन समस्या यह थी कि कुछ बातें लिखे बिना अंदर सड़ने लगती हैं। उस दिन आरव ने ऑफिस से छुट्टी ली, घर में अकेला बैठा रहा। टीवी बंद, फोन साइलेंट, पर्दे आधे खुले। उसे एहसास हुआ कि अब उसे सपने नहीं आते थे, सपनों की जरूरत नहीं थी। भविष्य जागते में दिखने लगा था। कभी कभी सिर्फ एक तारीख, कभी एक दृश्य, कभी किसी का चेहरा मरने से पहले का, और हर बार वह चुप रहा क्योंकि उसने एक बार एक अनजान औरत को चेतावनी देने की कोशिश की थी। बस इतना कहा था, उस दिन ट्रेन मत लेना। औरत ने हंसकर कहा, थैंक यू हॉरर राइटर। 3 दिन बाद अखबार में एक छोटी सी खबर छपी। आरव ने अखबार बंद कर दिया। उसे समझ आ गया, चेतावनी देना भी हिंसा है। उस रात आरव ने अपनी पुरानी नोटबुक निकाली, वही जो वह अहल्यापुर से लाया था। उसने आखिरी पन्ने के पीछे देखा। एक जेब बनी हुई थी, उसमें एक पुराना मुड़ा हुआ कागज था, हस्तलिखित, स्याही फीकी। उस पर सिर्फ एक सवाल लिखा था, अगर भविष्य बदल नहीं सकता तो इसे देखने वाला क्यों चुना जाता है। नीचे हस्ताक्षर थे, कालीनाथ। आरव की सांस अटक गई। उसे पहली बार पूरी तस्वीर दिखी। अहल्यापुर ने कोई पाप नहीं किया था। उन्होंने किसी देवता को नाराज नहीं किया था, किसी आत्मा को नहीं जगाया था। उन्होंने बस भविष्य देखने वाले को नकार दिया था, और भविष्य नकारा जाना सहन नहीं करता। श्राप यह नहीं था कि कुछ लोग मरने से पहले सब कुछ देख लेते हैं, और वह ज्ञान किसी और को सौंपा नहीं जा सकता। इसलिए वे चुप हो जाते हैं, इसलिए वे पागल कहलाते हैं, इसलिए उनकी बातों पर हंसा जाता है, क्योंकि हंसी दुनिया की सबसे मजबूत ढाल है। उस रात आरव ने पहली बार फिर से उसे देखा, अपने जैसे चेहरे वाले को, लेकिन इस बार आंखें थीं थकी हुई। अब समझ आए, उसने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। तो अगला कोई और? वह बोला, हम हमेशा एक नहीं होते। और मैं? वह मुस्कुराया, तुम वही बनोगे जो हम सब बने। कहानी? आरव ने पूछा। चुप्पी, उसने जवाब दिया, और वह गायब हो गया। अंत जो अंत नहीं है। अगले दिन आरव ने यह सब एक फाइल में लिखा, नाम दिया ड्राफ्ट 0। न पब्लिश किया, न भेजा, न साझा किया, बस लिखा, और फाइल को एक ऐसे फोल्डर में डाल दिया जिसे कोई नहीं खोलता। ओल्ड स्टफ। किसी एक जगह का नाम नहीं रहा। कहानी समाप्त नहीं हुई, बस लिखी जाना बंद हुई है। और यही वजह है
कि दुनिया आज भी उन मिथकों पर हंसती है, क्योंकि जो हंस रहा है वह अभी सुरक्षित है। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। किसी भी वास्तविक स्थान, व्यक्ति या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। कहानी का उद्देश्य केवल साहित्यिक और मनोवैज्ञानिक हॉरर प्रस्तुत करना है। थैंक यू। इस कहानी को सुनने और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका समय और ध्यान ही इसकी सबसे बड़ी कीमत है।